हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं सेक्शन 307 की। 307 आईपीसी 307 आईपीसी कहता है अटेम्प्ट टू मर्डर, यानी कि कोई भी व्यक्ति इस बात की नॉलेज व आशय रखते हुए ऐसा कोई काम करता है जिससे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, तो वह 307 के अंतर्गत आएगा। 307 में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है नॉलेज और इंटेंशन, यानी कि आशय और उसे ज्ञान, इस बात का ज्ञान हो कि वह जो कृत्य करने जा रहा है उससे किसी व्यक्ति की, सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु भी कारित हो सकती है। इसे हाफ मर्डर भी कहते हैं, लेकिन यह आईपीसी में कहीं पर भी डिफाइन नहीं है हाफ मर्डर, और लेकिन ये 307 के अंतर्गत आएगा। अब हम देखते हैं कि ये डिपेंड करेगा इस बात पर कि किस वेपन से आक्रमण किया गया है और शरीर के किस पार्ट पर चोट पहुंची है और चोट किस नेचर की है, और इसमें मारने वाले व्यक्ति का आशय, उसका इंटेंशन कैसा है, उसका इंटेंशन है या नहीं है, और उसको इस बात की नॉलेज है या नहीं है। जो 307 है यह जो है बहुत ही खतरनाक ऑफेंस है। यह 302 से भी खतरनाक है। एक बार हत्या जो 302 है, जो मर्डर का जो ऑफेंस है, उसमें सर्कमस्टांसेस एविडेंस के बल पे हत्या करने वाला व्यक्ति बच भी सकता है, लेकिन 307 में बचने के कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि 307 में जिस व्यक्ति पे हमला हुआ है वह जो है स्वयं इस बात का गवाही देता है कि सामने वाले व्यक्ति ने मुझे मारा है, इस हथियार से मारा है और मेरे शरीर के इस अंग पे उसने आक्रमण किया है, इस अंग पे उसने चोट पहुंचाई है। और इसके लिए जो 307 है, जो ये ऑफेंस है, इसमें जो इंजर्ड के बयान होते हैं वो अंडर सेक्शन 161 161 सीआरपीसी के अंतर्गत उसके बयान होते हैं इंजर्ड के, और वह जो है उसका मेडिकल रिपोर्ट प्लस सप्लीमेंट्री रिपोर्ट से पता चलता है कि उसकी चोटें किस प्रकृति की हैं, गंभीर प्रकृति की हैं, ग्रीवियस इन नेचर, और ये जो चोटें हैं वो डेंजर टू लाइफ हैं। तो यह जो है डॉक्टर के बयान, डॉक्टर की ओपिनियन से पता चलता है, क्योंकि जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें नीचे डॉक्टर की ओपिनियन होती है कि यह जो है इंजरी किस प्रकार की है और किस वेपन से यह इंजरी आ सकती है। तो ये जो है 307 के अंतर्गत आता है। अब इसमें देखते हैं कि इसमें जो पनिशमेंट है वह पनिशमेंट कितना एक्ट में प्रोवाइड किया हुआ है। जो पनिशमेंट है ये एक्सटेंडेड टू 10 ईयर है, यानी कि 10 साल तक की इसमें सज़ा और फाइन का प्राविधान है। तथा ये जो ऑफेंस है ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तथा ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, और यह जो है ट्रायल बाय सेशन है। इसका जो ट्रायल चलता है वह सेशन कोर्ट में, यानी कि सेशन जज के वहाँ पर इसका ट्रायल चलता है। और इसमें एक चीज़ और भी है, इसमें 2 पार्टों में यह डिफाइन किया गया है। इसमें अगर सज़ा बहुत गंभीर प्रकृति की है, डेंजर टू लाइफ है, तो इसमें जो है जो सज़ा का प्राविधान है वो 10 साल से लेकर के आजीवन कारावास तक की सज़ा का इसमें प्राविधान है। और अगर यह ऑफेंस कोई ऐसा व्यक्ति जो लाइफ कन्विक्ट है, यानी कि जिसको किसी केस में आजीवन कारावास की सज़ा हो चुकी है, अगर वह व्यक्ति यह ऑफेंस करता है, तो आप सोचेंगे कि अगर उसे आजीवन कारावास की सज़ा हो गई है तो वह यह ऑफेंस कैसे करेगा। तो माना कि कोई आजीवन कारावास प्राप्त किया हुआ व्यक्ति, अभियुक्त, अगर पैरोल पे या शॉर्ट टर्म बेल पे किसी वजह से वह कुछ दिनों के लिए जेल से बाहर आया है, और बाहर आने के बाद अगर वह 307 किसी पे कारित करता है, तो इसमें जो सज़ा का प्राविधान है वो डेथ पनिशमेंट, यानी कि फांसी की सज़ा, और या 10 साल तक की सज़ा और उसके साथ फाइन का इसमें प्राविधान है। अब हम देखते हैं कि इसमें जो इसमें जो अभियुक्त है उसके लिए क्या क्या वह कैसे इसमें बच सकता है। अगर किसी अभियुक्त को 307 में अगर वह कारित करता है तो वह कैसे बच सकता है। एक तो इसमें मैंने आपको बताया था कि यह नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, लेकिन फिर भी
जो अनेकों जो उच्च न्यायालय हैं भारत की, तो वह उच्च न्यायालय में जो इनहेरेंट पावर होती है अंडर सेक्शन 482 CRPC, तो उसमें कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर होती है। वह उसने कुछ मुकदमों को सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से ही कुछ मुकदमों को उन्होंने जो है कंपाउंड भी किया हुआ है। अगर किसी को जानना है कि वो कौन कौन से जो है केसों में ऐसा कंपाउंड हुआ है, मुकदमा हुआ है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं केस का डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दूँगी। तो इसमें कोर्ट चाहे तो वह इंजरी को देखते हुए, अगर वह डेंजर टू लाइफ नहीं है इंजरी और इंजरी ग्रीवियस इन नेचर है, तो अगर जो जिस व्यक्ति को चोट पहुंची है अगर वह मामले को कंपाउंड करना चाहता है, समझौता करना चाहता है, तो कोर्ट समझौता भी कर लेती है। लेकिन इसमें चांसेस बहुत कम होते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि 307 कब बनेगी और कब इसमें राजीनामा हो सकता है। माना कि कोई व्यक्ति के पास इंटेंशन है, आशय है, और वह सामने वाले व्यक्ति को गोली से प्रहार करता है, गन शॉट इंजरी जो है उस पर देता है, तो उसमें अगर गोली उसको छू के निकल जाती है और नो इंजरी केस होता है और सामने वाले को इंजरी नहीं होती है, तो इसमें कंपाउंडेबल होने के चांसेस होते हैं। हालांकि इसमें इंटेंशन भी है और नॉलेज भी है। जो मारने वाला व्यक्ति है उसको इस बात का आशय है, उसको इस बात का नॉलेज भी है कि अगर यह गोली उसे लग जाती तो उसकी मृत्यु भी कारित हो सकती है। तो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं कि ए ने बी पे गोली से प्रहार किया, गन से जो है तमंचे से प्रहार किया, लेकिन वह गोली उसको छू के निकल गई। तो इसमें उसको नॉलेज है कि अगर मैं उसको ये गोली से मैं उस पर वार कर रहा हूँ तो उसकी जो है जान भी जा सकती है, तो वह 307 का दोषी होगा, 307 का आरोपी होगा। और ऐसे ही अगर कोई किसी को चाकू से वार करता है और पेट में उसके चाकू से वार करता है और चाकू से जब उसे चोट लगती है तो वह उसकी किस्मत है कि वह उसको टाइम से डॉक्टरी इलाज मिल गया, मेडिकल उसको सुविधा मिल गई और वो बच गया। अगर उसको नहीं मिलती तो उसकी जान भी जा सकती है, तो यह अटेम्प्ट टू मर्डर के अंतर्गत आएगा। अच्छा, इसमें ये भी देखते हैं कि अगर इंजरी वाइटल पार्ट पे है, अब वाइटल पार्ट को हम कैसे डिफाइन करेंगे। वाइटल पार्ट वह नाजुक अंग होते हैं, अगर उसमें अगर प्रहार किया जाए तो सामने वाले की मृत्यु भी कारित हो सकती है। वैसे हमारे गर्दन से ऊपर का जो पार्ट होता है, हमारा सर होता है, आँख जो, तो इसमें अगर कोई सर में अगर चोट पहुंचाता है तो वह वाइटल पार्ट के अंतर्गत आएगा। तो आज हमने जाना 307। तो आगे के वीडियो में फिर हम IPC के एक नए सेक्शन की ओर बढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।